वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये व्लॉग शायद थोड़ा-सा छोटा रहेगा और मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ इस बात के लिए कि कई दिन मुझे आपसे ठीक से बात किए। तो मगर हाँ, कल के बाद में सिलसिला खत्म हो जाएगा जब मैं घर वापस पहुँच जाऊँगा परसों सुबह। मगर थोड़ी-सी तबीयत और जो ट्रैवल का थोड़ा-सा इसकी वजह से मैं नहीं मिल पा रहा हूँ आपसे। लेकिन कुछ खबरों पर बात करना ज़रूरी है आपसे और मैं इसलिए रेजिस्ट नहीं कर पाऊँगा आपसे बात करना। और बातचीत सबसे पहले बात करेंगे हम बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में जो आपको याद होगा दारा बोलान ऑपरेशन किया था बीएलए ने, उस ऑपरेशन के चलने के बाद खत्म होने के बाद भी जो 20 थी, जो बीएलए के जो लोग शहीद हुए थे वहाँ पर जिनको शहादत हुई उस सारे के सारे ऑपरेशन में, उनकी बॉडीज़ को जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ का क्वेटा का, वो इनको बॉडीज़ को हवाले नहीं कर रहा था परिवारों के, फैमिलीज़ के उनको सौंप नहीं रहा था उन बॉडीज़ को। और उसके बाद में वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोकल लोगों ने अपनी बॉडीज़ को फैमिली उन 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 शहीदों की बॉडीज़ को लेने के लिए, तो 2 दिन प्रोटेस्ट लगे, उसके बाद में उन्होंने सैटरडे को यानी कल बॉडीज़ को देना शुरू किया है। और उन बॉडीज़ को जो देना शुरू किया है, उसमें सामने ये आया है कि के साथ में बेगुरमती की गई है, जो कि नॉर्मल है। जब ये जिस किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में जो हैं, वो बेसिकली इस तरह की बदतमीज़ियों की उनसे उम्मीद की जा सकती है। शायद लोगों का ये कहना था कि हमसे पूछा नहीं गया है और बिना हमारी परमिशन के लाशों के साथ में बेगुरमती की गई है। बेगुरमती वो उसको भी कह सकते हैं ना कि जो चीर-फाड़ की गई तो उनको पर दरअसल तो उनसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भी उनसे तो चाहिए ना कि भई उनकी अगर जिनकी बॉडीज़ हैं वो चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। खैर, तो वो बॉडीज़ मिलनी शुरू हो गई हैं और उसका रिस्पॉन्स ये आया है लोगों से, जो फैमिलीज़ हैं, जो वहाँ के लोकल जो बलोची हैं हमारे, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पर अच्छी उनका खूब वेलकम किया और फूलों की बारिशें हुईं उन तमाम लाशों पर जो बाहर आईं, और भी दिखाऊँगा कि किस तरह से उसका वेलकम किया गया है। तो लीजिए सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं कि वहाँ हुआ क्या? होगा हज का कमेटी का जो कोटा बढ़ा दिया गया उसमें तो नहीं बोले एक बार भी। अब स्मृति ईरानी जाकर मदीना पहुंचकर अब मदीना तो पहुंच गए, लेकिन जो उनका जो आई एम सॉरी, ये गलत वीडियो चल गया, ये है दूसरा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इन शहीदों का वेलकम किया गया वापस लोकल्स के बीच में, और उसके बाद में जो कुछ हुआ है वो भी कुछ कम नहीं है। जो बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने अनाउंस ये किया है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी इस बीच में तय कर लिया है कि जो भी इंस्टॉलेशंस मिलिट्री के हैं उन पर हमले जारी रहेंगे। आप जानते हैं कि पिछले 4 दिनों में लगभग 36 से ज़्यादा 36 से ज़्यादा हमले किए जा चुके हैं इस तरह के, और ये हमले जारी हैं। नज़र ये आ रहा है कि बलोच अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं और जो बदतमीज़ियाँ, जो बेइज़्ज़तियाँ उनकी ख़वातीन को इस्लामाबाद में झेलनी पड़ी, उसको बलोच अब भूलने को तैयार नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से जो बलूच वाली बात हम कर रहे हैं, इस पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इस बीच में जो जो डिटेल्स बाहर आई हैं कि कौन लोग शामिल थे इन हमलों में, तो इनमें ऑथर शामिल थे, जो लोग मारे गए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, 14 लोग, उनमें से 6 की बॉडीज़ अब तक मिल चुकी हैं। और जो मारे जाने वाले लोग हैं, जो शहीद हुए हैं, उनमें एक ऑथर हैं, पोएट हैं,
आप ये देखिए एक हाफ़िज़ कुरान में है उसमें, इमेजिन कीजिए, है ना? उनमें एक हाफ़िज़ कुरान में है और इस किस्म के लोग जो हैं वो उसमें शहीद हुए, यानी कि सब पढ़े-लिखे लोग और जो ऐसा नहीं कि किसी कोई गरीब आदमी इस तरह गया हो, वो ये सब अपने-अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क बलूचिस्तान के लिए शहादत लेने के लिए वहाँ गए और ये सब मजीद ब्रिगेड के लोग थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा सुसाइड बॉम्बिंग एक्सेप्ट की है अपने लिए। तो ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। इसके अलावा कुछ बड़ी ज़रूरी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान की वो डिटेल्स जो हैं, वहाँ पिछले हफ्ते में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जो आने वाले दिनों में काफ़ी असर डालने वाले हैं तमाम जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। 2 घटनाएँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक, जो 4 नेशन का ग्रुप बना हुआ था, पिछले साल जो बनाया गया था ईरान के कहने पर, जिसमें ईरान, पाकिस्तान और रशिया और खुद ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान, ये 4 कंट्रीज़ वहाँ मिले पिछले हफ्ते। अफ़गानिस्तान में इन 4 नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के में एक कंट्री जिसको और शामिल किया गया, जो कि उस ग्रुप में ओरिजिनली नहीं है, वो हिंदुस्तान है, इंडिया। और इंडिया का जो चार्ज d'affaires यानी कि जो एम्बेसी है हमारी काबुल में, उसके जो हेड हैं वो अपने डेलीगेशन के साथ में इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और ज़ाहिर है ये अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रेज़ीम है, वो चाहते थे कि ऐसा हो। मज़े की बात क्या है, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। न सिर्फ़ कि उनकी बातों को सुना गया हिंदुस्तान की, बल्कि तालिबान लीडर्स ने एक अकेला पिक्चर जो रिलीज़ किया है, सिर्फ़ एक पिक्चर उस पूरी कॉन्फ्रेंस में से, वो इंडियन टीम का है। हुँ? और उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया है कि उनकी बातों को एक्सेप्ट करने की मतलब बात की जा रही है कि भई जेन्युइन बातें की हैं, अच्छी बातें की हैं और उनको एक्सेप्ट करने की तरफ जाना चाहिए। तो हिंदुस्तान की तरफ से ये बात जो है बड़ी अच्छी आई है कि जो हिंदुस्तान और तालिबान के रिलेशंस हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। नज़र आ रहा है, मैं नहीं जानता कि एक्सेप्टेंस कितनी जल्दी दी जाएगी गवर्नमेंट के लेवल पे तालिबान गवर्नमेंट को, लेकिन फिलहाल ये नज़र आ रहा है कि उनके रिलेशंस जो हैं वो लगातार बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ है? दूसरी तरफ ये हुआ है जनाब कि 3 दिन पहले चाइना ने चाइना ने के जो प्रेज़िडेंट हैं उन्होंने तालिबान के एम्बेसडर के पेपर्स को एक्सेप्ट किया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है। दुनिया में पहली बार तालिबान के एम्बेसडर के पेपर्स को चाइना में एक्सेप्ट किया गया है। दैट मीन्स कि चाइना ने तालिबान की गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में को एक्सेप्ट कर लिया है ना? रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। इसका फ़र्क क्या पड़ा? इसका फ़र्क तुरंत ये पड़ा कि अगले 2 रोज़ के अंदर हलचल अमेरिका में हुई और अब अमेरिका भी इस बारे में सीरियसली कंसीडर कर रहा है कि तालिबान रेज़ीम को एक्सेप्ट किया जाए, न भी एक्सेप्ट किया जाए मान लीजिए किसी वजह से, तो कम से कम उनके साथ में रिलेशंस को इस लेवल पे ले जाया जाए कि जहाँ पर डिप्लोमैटिक रिलेशंस नॉर्मली काम कर पाएँ। तो दिस इज़ समथिंग बिग। इससे नज़र क्या आता है? नज़र इससे ये आता है कि अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि चाइना अपना वर्चस्व या अपनी जो कैपेसिटी है वो अफ़गानिस्तान के अंदर बढ़ाए या उसके ज़रिए रशिया बढ़ाए, तो वो अपना हिस्सा वहाँ खोना नहीं चाहते हैं। तो नज़र क्या आता है? ह्यूमन राइट्स, वुमेन ऑर्गनाइजेशंस जो कुछ भी या वुमेन राइट्स, इन सब की बातें करने कराने को तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन सच ये है कि जहाँ पर अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है, वो अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट में होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होती। कोई सोचे कि ह्यूमन राइट्स या पता नहीं किस चीज़ के लिए हो रही है, कुछ नहीं हो रही। तो यही हुआ है कि वहाँ पर भी अब ये सिलसिला चल निकला है, अमेरिका रिकॉग्नाइज़ करने की तैयारी कर रहा है और तीसरी बात कमाल की है, वो मैं आपको ना बताऊँ तो शायद मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। और वो ये है, ज़रा देखिए जियोपॉलिटिक्स कहाँ जा रही है तीसरी तरफ से कि जब सऊदी और इज़राइली आपस में एग्रीमेंट करने वाले थे, आपको याद होगा इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए और चीज़ों को अपने बीच में नॉर्मलाइज़ करने के लिए डिप्लोमैटिक रिलेशंस को, उसी समय पर आपको याद होगा ईरान प्रोवोक्ड जो हमला हुआ था हमास का इज़राइल पर 7 अक्टूबर वाला हुआ। 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद में दोनों के बीच ये जंग छिड़ गई, हमास और इज़राइल की जंग छिड़ गई और अब तक वो सारा का सारा मामला लेट हो गया। आपने इस बीच में ये भी सुना होगा कि सऊदी अरब ने खूब स्टेटमेंट्स दी कि भई हम तो सेपरेट स्टेट पैलेस्टाइन का चाहिए, ये वो दुनिया भर की कहानियाँ गढ़ते रहे। मैंने अगर आपको उस ज़माने के व्लॉग से याद हो, तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि जब बात इंटरेस्ट पर आएगी और ये लड़ाई कुछ हल्की पड़ेगी या कि किसी एक फैसले की तरफ जाएगी,
तो सऊदी अरब और इज़राइल अपने रिलेशंस को फिर से नॉर्मलाइज़ करेंगे। वो सिलसिला भी शुरू हो गया। सऊदी अरब और इज़राइल अब अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करने जा रहे हैं। बदले में सऊदी अरब को क्या चाहिए? बदले में सऊदी अरब अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी की गारंटी माँग रहा है, एक। दूसरा, अब वो ये नहीं कह रहा है कि उसको पाकिस्तान के लिए सेपरेट स्टेट चाहिए, नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि हमको इज़राइल सिर्फ़ उनकी स्टेट का वादा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? सिर्फ़ वादा। वादा पूरा होगा या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। नहीं पूरा होगा तो क्या होगा, कोई नहीं जानता। इसको कहा ही नहीं जा रहा है। कहा सिर्फ ये जा रहा है कि इज़राइल हमसे इसका वादा करे कि पैलेस्टाइन को सेपरेट स्टेट दिया जाएगा और बदले में क्या हो रहा है कि वो अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ज़िंदगी आगे चलती है, इसी का नाम ज़िंदगी है कि आप चीज़ों को लेकर एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को और आगे बढ़ जाते हैं। यही सऊदी अरब अब कर रहा है इज़राइल के साथ अपने रिलेशंस को लेकर। तमाम जंग जो हुई पैलेस्टाइन को लेकर और ये एक मेजर झटका है, ये एक मेजर झटका है हमास को। हमास जो अब तक इज़राइल के साथ में इस तमाम जंग को छेड़े हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं है कि आप देखेंगे ये लोग यानी कि पाकिस्तान में भी जो लोग इतना गाना गा रहे हैं अब तक कि पैलेस्टाइन का स्टेट अलग होना चाहिए और ये होना चाहिए। आप पाएँगे कि अपने-अपने इंटरेस्ट में अब ये चूँकि इनको सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए, यूएई की इन्वेस्टमेंट चाहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इनको ये कहा गया कि आप इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करिए, आप यकीन मानिए ये करेंगे। यकीन करें कि ये लोग कर देंगे रिकॉग्नाइज़। कोई चारा नहीं है। सबको अपनी-अपनी सेफ्टी चाहिए, सबको अपना-अपना बचाव चाहिए, सबको अपनी-अपनी चीज़ें आगे लेकर चलनी है और बचा हुआ क्या है, जो कुछ भी पाकिस्तान में बचा है, उसको लूटना भी तो है आखिर। तो लूटने के लिए जो लोग पावर में आएँगे, उनको गाड़ी चलानी पड़ेगी ना, तभी कुछ लूटेंगे। तो वो सिलसिला भी आगे बढ़ना है। सॉरी मुझे खाँसी थोड़ी-सी आ रही है तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं थोड़ी-सी मुश्किल में हूँ। बट आपसे बात करनी ये ज़रूरी थी। तो हमने बात की इज़राइल की, बात की हमने अफ़गानिस्तान की, बात की हमने पाकिस्तान की। हाँ, अभी कहाँ की पाकिस्तान की? पाकिस्तान की बात अब करते हैं। पाकिस्तान में कमाल हो रहा है। बट ऐसा कौन-सा दिन होता है जब पाकिस्तान में कमाल नहीं होता है? पाकिस्तान में रोज़ ही कमाल होता है। और वो कमाल अब क्या हुआ है कि साहब इमरान खान की ऐसी की तैसी कर रखी है उन्होंने। 2 केसों में पहली सज़ा दे रखी थी, यानी कि तोशाखाना में और साइफर में और अब उन्होंने कल इद्दत पर शिद्दत और शिद्दत पर इद्दत या इद्दत में निगाह पर भी कल उन्होंने 7 साल की सज़ा उनको सुना दी है और हाफ अ मिलियन यानी करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना भी कर दिया उठाकर। इस बीच में कल इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए बेदखल कर दिया कि 5 साल के लिए वो कहीं कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, कोई पोस्ट नहीं ले सकते। तो शाह महमूद कुरैशी भी गए ऑफिशियली। अब देखना ये होगा कि क्या इन केसेस को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तो इनसे निकल कर क्या आता है और तब तक पॉलिटिकल चीज़ें क्या चल रही होंगी, इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आ रहा होगा। डोंट वरी फॉरगेट इलेक्शन सर पे खड़ा है, तो अब देखना ही होगा। पहली बात तो ये भी कि मुझे नहीं मालूम जो हालात बलूचिस्तान में चल रहे हैं, इनके चलते इलेक्शन भी होगा या नहीं होगा। मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि या तो ये इलेक्शन ज़बरदस्ती कराया जाएगा इसलिए कि आईएमएफ का ज़ोर है, आईएमएफ का डंडा चल रहा है और इनको ज़रूरत है इस समय पैसे की और आईएमएफ की। मगर एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताऊँ कि जो जहाँ पर असली इश्यू खड़ा हुआ है, वही क्या है कि क्या सिक्योरिटी का बहाना लेकर क्या सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि ये सिक्योरिटी का बहाना लेकर इलेक्शन से भाग जाएँ। मौका मिलेगा तो आप यकीन मानिए ये फ़ौज भाग जाएगी, ये फ़ौज इलेक्शन में नहीं कराएगी क्योंकि जो मौजूदा सेटअप चल रहा है, वो इनको बड़े आराम से गाड़ी इनके सहारे चलाते रहेंगे वो और उनके लिए अच्छा है क्योंकि बनी-बनाई सब कुछ अपने कंट्रोल में है। कौन रिस्क ले इन दोनों भाइयों का जो कभी भी उखड़ जा सकते हैं, नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, तो रिस्क कौन ले उनके साथ में? हालाँकि शहबाज़ शरीफ तो आप जानते ही हैं क्या कहा जाए, मगर हाँ, नवाज़ शरीफ को लेकर रिस्क तो है ही उनके साथ में। तो ये वो मुद्दे हैं जो इस समय करंटली बहुत हॉट है, जिन पर बात किए जाने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान वाला मुद्दा हॉट बना रहेगा, जब तक इलेक्शन नहीं आ रहा है, आप देखिएगा अभी इलेक्शन तक ये अटैक और चलेंगे और मैं नहीं जानता हूँ कि आने वाले दिन में कहीं कोई और अटैक मेजर हो जाए क्योंकि बलूचिस्तान में बलूच अब खड़े हो रहे हैं और वो अपनी लड़ाई को ताज़ा दम रखते हुए आगे चलना चाह रहे हैं लेकर। उनको ये मालूम है कि अब उनको स्टेट से यानी पाकिस्तान स्टेट से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने जो आपने देखा होगा थंबनेल में बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग-अलग करके इसीलिए लिखा है कि जो बलूचिस्तान की खबर है वो बलूचिस्तान की ही खबर है। पाकिस्तानियों को उससे कोई सरोकार होता नहीं है,
पाकिस्तानियों ने उसको लेना देना नहीं। आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से इन्होंने किया है सब कुछ, उससे नज़र आता है कि वो वही बांग्लादेश वाला एटीट्यूड है उनका कि भई ज़्यादा बोलते हो, लो मार पिटाई शुरू कर दी उन्होंने, अत्याचार शुरू कर दिया, वायलेंस शुरू कर दिया। इसके अलावा इस फ़ौज को इस मुल्क के जो तमाम चलाने वाले हैं, उनको और कुछ आता नहीं। वो सिर्फ़ हर उस आदमी से जो उनसे डिसएग्री करता है, उसके साथ वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं। बदले में दूसरा वायलेंस करता है, तो कहते हैं नहीं साहब स्टेट का हक है कि वो वायलेंस करेगा। मगर फिर ऐसे में वो स्टेट टूटते हैं। ये हमने 71 में भी देखा था, आगे भी देखेंगे। फिर इसका कोई भी एक एक्सपेरिमेंट अगर आप उसको बार-बार करेंगे, तो रिज़ल्ट नहीं बदल जाएगा। रिज़ल्ट उससे वही निकलेगा, टूटन टूटन। उससे टूटने के अलावा और कुछ निकलता नहीं। मित्रों, आज के लिए माफ़ी कि मैं इस व्लॉग को जल्दी खत्म कर रहा हूँ और मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है बात करने में भी, बोलने में भी। लेकिन हाँ, यकीन रखिए कि कल के बाद में हम लोग रेगुलर बातचीत अपनी जारी रखेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आज शाम को भी आपसे इस बारे में और आगे बात करूँ, दिन की जो भी बातें होंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्दी आज शाम को। बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ लवली डे।